नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे, सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरी दुनिया की, पूरे देश की नजर एक खबर पर है। एक आफताब और ना जाने कितने नकाब। आफताब का नार्को टेस्ट संभव है, दोनों में क्या फर्क है? और एक जो मेरे जहन में सवाल है, आपके जहन में भी होगा। दिल्ली में आरुषि का मर्डर हुआ, दिल्ली से सटे नोएडा में। आज तक नहीं पता चला आरुषि को किसने मारा, श्रद्धा को किसने मारा। क्या यह मर्डर की गुत्थी सुलझेगी या श्रद्धा का जो कातिल है वो भी कातिल साबित नहीं हो पाएगा? इस पर बात करेंगे। अगली बड़ी खबर होगी कि जैन साहब जो हैं, केजरीवाल जी के मंत्री, जैन की मौज क्या आम आदमी पार्टी को ले डूबेगी? एमसीडी चुनाव में भी और गुजरात चुनाव में भी। दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, क्या वाकई ले डूबेगी? गुजरात के लोग क्या कह रहे हैं, क्या वाकई गुजरात में भी ले डूबेगी? ये मौज मस्ती, ये मसाज लोगों से जानेंगे। अगली बड़ी खबर होगी आज की कि नीतीश को आखिर यूपी में बाबा क्यों चुभ रहे हैं। नीतीश को यूपी में बाबा इस कदर चुभ गए कि यूपी में बाबा गाने वाले की जुबान सिल्दी बिहार पहुंचते ही। अगली बड़ी खबर होगी। और आखिरी खबर, जिनपिंग तीसरी बार जरूर चुन के आ गए, लेकिन अब जिनपिंग की जो जिद है, वो जिद उन्हें सबसे बड़ी चुनौती पेश हो रही है। चीन की सड़कों पर जिनपिंग के खिलाफ लोग उतर आए। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पहली और बड़ी खबर है कि एक आफताब न जाने कितने नकाब, कितने चेहरे ओढ़े घूम रहा है, जिसका पुलिस तलाश कर रही है, जिस नकाब को उतारना चाह रही है कि आखिर कातिल आफताब गुमराह कर रहा है अब तक पुलिस को। आफताब अभी जेल में है। मैं बताने जा रहा हूं कौन सी जेल। अगली तस्वीर दिखाई, यह है तिहाड़ जेल। यह वो जेल है जिसमें आफताब फिलहाल कैद है। देख लीजिए ध्यान से, इसी जेल में रखा गया है। जेल में क्या कर रहा है, रात कैसी बीती आफताब की? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं जेल में आफताब किस हालत में है, किस स्थिति में है, सलाखों के पीछे। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये हत्यारा, ये हैवान जेल में भी चैन की नींद सो रहा है। इसको कोई डर खौफ नहीं है। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बताएंगे जेल का इसका रूटीन क्या है। रिपोर्ट देखिए। आफताब का नया ठिकाना जेल नंबर 4। चैन से सोता रहा आफताब, पुलिस बेताब। खुद पर अटूट भरोसा करने वाला आफताब, श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने वाला आफताब, शनिवार से इसका ताजा ठिकाना तिहाड़ जेल है। जेल नंबर 4 में देश का सबसे खौफनाक कत्ल करने वाला हत्यारा चैन की नींद सोता रहा। इस हैवान की हैवानियत से पूरा देश सन्न है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करने वाले इस दरिंदे को न कोई अफसोस, न ही कोई पछतावा। गिरफ्तारी के बाद से अब तक न चेहरे पर शिकन है और न ही सजाए मौत का कोई खौफ। तिहाड़ के जेल नंबर 4 में आफताब बंद है। आफताब के अलावा बैरक में कोई कैदी नहीं। आफताब पर पुलिस की कड़ी नजर है। 13 दिनों तक जेल नंबर 4 में ही बिताएगा आफताब। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 14 दिन तिहाड़ के इसी जेल में रहना है। किस स्थिति में पहली रात बीती है, यह आपको बताने जा रहा हूं। सुबह 5 बजे उठाकर बिठा दिया गया आफताब को। 5:30 बजे सभी कैदियों की गिनती हुई लाइन लगाकर। 6 बजे आफताब समेत सभी ने प्रेयर की, प्रार्थना हुई। सुबह 6 बजे आफताब को चाय दी गई और 6:30 बजे कैदियों की सुनवाई जिनकी होती है, उन कैदियों को जेल से कोर्ट ले जाने की तैयारी शुरू होती है। उसके बाद 6:30 बजे के बाद 7:30 बजे बैरक जेल परिसर और कपड़ों की सफाई का काम है।
सुबह 11:30 बजे आफताब को खाना दिया गया, दोपहर का खाना। उसके बाद दोपहर 2 से 3 बजे के बीच फिर सभी कैदियों की गिनती होती है, 12 से 3 बजे के बीच, और फिर दोपहर से 12 से 3, इसके बाद जेल में फिर से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद दोपहर 3 बजे आफताब को चाय दी गई, जिसके बाद दोपहर 4 बजे कैदियों को कानूनी सलाह दी जाती है। जो कैदी तिहाड़ में पुराने हैं और उनका ट्रायल चल रहा है, उनकी लीगल एड होती है। सुबह शाम को 6 बजे आफताब को रात का खाना दिया गया, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं आफताब को। शाम 6:30 बजे प्रार्थना हुई और रात 8 बजे आफताब को बैरक में दोबारा बंद कर दिया गया, ठीक इस तरह से, और आफताब को बैरक में अकेले रखा गया है। इतना ही नहीं, लेकिन सवाल इस बीच यह है कि आफताब तो जेल में, श्रद्धा को इंसाफ कैसे मिलेगा? इसके लिए पुलिस सबूत भी जुटा रही है और सबूत जुटाने के साथ साथ सच भी उगलवा रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट आफताब का हो चुका है, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, अब नार्को टेस्ट होना है। तो आखिर पॉलीग्राफ में क्या नहीं मिला जो नार्को में मिलेगा? दोनों में फर्क है, बहुत कम लोग जानते हैं कि पॉलीग्राफ क्या भला है और नार्को क्या है। तो मैं आपको दोनों का फर्क बताने जा रहा हूं और आखिर क्या निकल कर आएगा इससे, यह भी एक बड़ी बात है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है पॉलीग्राफ टेस्ट, ऐसे होता है दवा के साथ, और ये है नार्को टेस्ट। फर्क क्या है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीग्राफ में क्या होता है कि दवा का इस्तेमाल नहीं होता है पॉलीग्राफ में, और नार्को में बेहोशी की दवा दी जाती है। पॉलीग्राफ में मशीन की मदद ली जाती है बाकायदा, और नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटाथॉल दिया जाता है। पॉलीग्राफ में झूठ बोलने, जो झूठ बोल रहा है उसका तनाव अपने आप बढ़ता चला जाएगा। नार्को में क्या होता है, सेहत को लेकर खतरा होता है, जो दवा दी जाती है उसको लेकर। पॉलीग्राफ में बीपी, सांस और पल्स में बदलाव नजर आते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं तेजी से अगर झूठ बोल रहा है तो। नार्को में टीम का जो ध्यान है वो आरोपी के जवाब पर होता है। पॉलीग्राफ में क्या होता है, अगर अचानक बदलाव होने लगा बीपी में, पल्स रेट में, तो सच छिपा रहा है, यह साबित हो जाता है। नार्को में बाद में जो आरोपी का जवाब है उसका विश्लेषण किया जाता है, किस तरह से उसने जवाब दिए। पॉलीग्राफ में क्या होता है कि आफताब की पॉलीग्राफ रिपोर्ट अब तक आई नहीं है और नार्को सोमवार को हो सकता है। इसके अलावा अभी तक खास कामयाबी नहीं मिली है पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद। नार्को पर पुलिस को ज्यादा भरोसा है कि इसमें ज्यादा कामयाबी होगी। आफताब ने पुलिस को गुमराह किया है अब तक, पॉलीग्राफ में माना जा रहा है। नार्को में आफताब के लिए सच छिपाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये कि आफताब जो है वो शराब भी पीता है, आफताब ड्रग्स भी लेता है। जब आरोपी का नार्को किया जाता है उस वक्त उसे दवा दी जाती है। तो शराब पीने वाला, ड्रग्स लेने वाला, उसे दोबारा नशे में जब किया जाएगा नार्को में, कितना कारगर होगा। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ रही है। डॉक्टर स्वाति बताइए, आफताब ड्रग्स भी लेता है, शराब भी पीता है, नार्को में जो दवा दी जाएगी ये ऐसे शख्स पर कितना असर करेगी कि इससे सच निकलवा सके, या असर नहीं करेगी, ये फिर भी झूठ बोलेगा? नार्को एनालिसिस के दौरान हम जिन दवाइयों का प्रयोग करते हैं उन्हें बार्बिट्रेट बोलते हैं। उसमें से खास तौर से सोडियम थायोपेंटोल का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा जब हम कम मात्रा में देते हैं तो धीरे धीरे सुप्त अवस्था की तरफ व्यक्ति को ले जाती है, और जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ाने लगते हैं व्यक्ति बेहोशी की तरफ चला जाता है, यानी कि इसको बेहोशी की दवा की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये जो एक बीच की मध्य की स्टेज होती है, जब व्यक्ति सुप्त अवस्था से धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जा रहा होता है, ऐसे समय पर माना जाता है कि जो हमारे मस्तिष्क के ऐसे एरियाज हैं जहां से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, सोच समझकर बोलने की जो पूरी प्रक्रिया होती है जहां से होती है, वो भी एरियाज धीरे धीरे जो है ये क्षीण करने लगता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति ज्यादातर माना जाता है कि सच बोलने लगता है। डॉक्टर स्वाति मान रही हैं कि वो झूठ नहीं बोल पाएगा, लेकिन अब तक पुलिस को गुमराह करता आ रहा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे पुलिस को गुमराह कर रहा है, कैसे अब तक झूठ बोल रहा है। हो ये रहा है, एक तरफ आफताब नजर आ रहा है आपको, एक तरफ पुलिस। आफताब ने कहा कि श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, जांच में अब तक 35 टुकड़े पुलिस को नहीं मिले। आफताब ने पहले कहा 35 टुकड़े किए, फिर कह रहा 16 टुकड़े किए। अब तक श्रद्धा का सिर भी पुलिस को नहीं मिला। आफताब ने कहा, कोर्ट में कहा, श्रद्धा को मैंने नहीं मारा, पुलिस से कह रहा है गुस्से में मारा है।
छतरपुर के जंगल में शव के टुकड़े फेंके हैं, आफताब कह रहा है, और हर बार एक ही जगह पुलिस को लेकर जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिल रहा है। श्रद्धा घर छोड़कर चली गई थी, आफताब ये कह रहा है, और हत्या के बाद श्रद्धा के दोस्तों से भी बात करता रहा, पुलिस ये कह रही। तो कैसे इसने साजिश रची? आफताब कह रहा है पॉलीग्राफ में हत्या की बात कबूल कर ली उसने। पुलिस कह रही है हत्या में इस्तेमाल आरी भी बरामद नहीं हुई है। तो पुलिस को कैसे वो अब तक घुमा रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज सबूत मिले हैं पुलिस को अब तक। मैं आपको बताऊं, पुलिस को जबड़ा भी मिला है, पुलिस को जबड़ा भी मिला है। वो जबड़ा किसका है, ये बड़ी चीज है। ये सिर के जो नीचे का हिस्सा है जबड़ा, वो पुलिस को मिला है। लेकिन जबड़े में एक बहुत अहम सबूत है, जबड़ा में ही दांत होते हैं। डेंटिस्ट क्या कह रहा है ये आपको सुनवाऊंगा श्रद्धा के, लेकिन जबड़े में आखिर क्या मिला है ये आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल श्रद्धा केस में जबड़ा एक बहुत बड़ा सबूत बनकर निकलकर सामने आ गया है। जबड़े में ही सबूत बरामद हुए हैं। पुलिस को जबड़े के साथ दांत भी मिले हैं और श्रद्धा के 2 दांतों का रूट कैनाल हुआ था। अब इसी आधार पर पुलिस तलाश कर रही है, जो जबड़ा मिला इसका रूट कैनाल हुआ था क्या। डेंटिस्ट से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है जिसने रूट कैनाल किया था। दिल्ली पुलिस के पास इलाज की पूरी रिपोर्ट है और श्रद्धा के परिवार ने रूट कैनाल की बात भी कही है। तो आपको बताऊं 2021 में 8 बार डेंटिस्ट से श्रद्धा मिली, यानी पिछले साल 3 बार आफताब के साथ गई थी डेंटिस्ट के पास, और इस दौरान उसके दांतों में एक मेटल कैप लगा हुआ है। अगर जो जबड़ा बरामद हुआ है इस जबड़े में भी मेटल कैप है तो वो श्रद्धा का ही जबड़ा है, ये साबित हो गया। पुलिस को जो जबड़ा मिला है उसमें भी मेटल कैप है और जबड़े को डीएनए टेस्ट के लिए फिलहाल भेजा गया। आखिरी पुष्टि डीएनए से ही होगी। अब मैं आपको टीवी पर पहली बार सुनवाने जा रहा हूं उस डेंटिस्ट को जिनका नाम है डॉक्टर ईशान मोटा, जिन्होंने श्रद्धा के दांतों में रूट कैनाल किया और वो मेटल कैप लगाई थी। जरा सुनिए। ईयर 2021 अगस्त और सितंबर में अराउंड 7 to 8 टाइम्स आई थी वो। उसमें से 2 से 3 बार आफताब भी उसके साथ आया हुआ है। उसके मल्टीपल दांतों में दर्द था और अक्ल दाढ़ जो आती है विजडम टूथ जिसको बोलते हैं उसमें भी दर्द था। तो 3 रूट कैनाल्स और मेटल कैप्स हुए हैं और इसके अलावा विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन भी हुआ है। और जो वहाँ पर पुलिस को जांच पड़ताल में एक जबड़ा मिला है, उस जबड़े में मेटल कैप लगा हुआ है। क्या पुलिस ने आपसे इसके बारे में कुछ पूछा? मेरे पास जितने रिकॉर्ड्स थे वो मैंने प्रोवाइड किए हैं। मुझे दूसरा ऐसे कुछ दिखाया नहीं गया है। जो भी उनको सैंपल्स मिले हैं वो मेरे रिकॉर्ड्स जो भी थे उसमें मैंने मेंशन किया है कौन से दांतों पे मेटल कैप्स है। तो डेफिनेटली उनकी जो टीम रहेगी इन्वेस्टिगेटिंग टीम, उनको वो हेल्प होगा रिलेट करने में। उसके अलावा मुझे तो कोई फ़ोटो या कुछ भी दिखाया नहीं गया है। तो डॉक्टर ईशान को आपने पहली बार सुना। ये वो डॉक्टर थे जिन्होंने श्रद्धा के दांतों का इलाज किया था। लेकिन अब सभी के जहन में एक सवाल चल रहा है, श्रद्धा और आरुषि की हत्या हुई। सवाल यह है आरुषि को किसने मारा आज तक नहीं पता। क्या आप जानते हैं? नौकरों ने मारा, पिता मां बाप ने मारा, कोई नहीं जानता। क्या श्रद्धा के मर्डर की भी ऐसे ही मिस्ट्री होगी? आरुषि का हत्यारा कौन है कोई नहीं जानता। मां बाप भी बरी हो चुके हैं। कहीं श्रद्धा का मर्डर भी उसी गुत्थी की तरह उलझ न जाए। ये रिपोर्ट देखिए जरा। – 2008 में आरुषि हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस से लेकर सीबीआई तक सभी जांच एजेंसियों ने सबूत तलाशे। ठीक वैसे ही श्रद्धा की हत्या की जांच पुलिस पूरी शिद्दत से कर रही है। पुलिस के हाथ अभी तक कोई खास सबूत नहीं है। आफताब पूनावाला पुलिस को गुमराह कर रहा है। ऐसे में अब पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट कराने जा रही है। लेकिन सवाल है नार्को टेस्ट कितना कारगर साबित होगा। आरुषि हेमराज हत्याकांड में भी घर के नौकर से लेकर आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार का भी नार्को टेस्ट करवाया गया था। लेकिन टेस्ट के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली हैं।
तलवार दंपत्ति की ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर जांच भी हुई थी, लेकिन जांच एजेंसी को कोई ठोस मदद नहीं मिली। ऐसे में सवाल यह है कि जब आरुषि का शव घर में मिला और माता पिता निर्दोष साबित हुए, तो शातिर आफ्ताब पूनावाला, जिसकी जांच में अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ, उसे पुलिस दोषी कैसे साबित करेगी? अब मैं आपको बताता हूं, आरुषि में भी पुलिस ने बहुत से सबूत तलाशे, सीबीआई ने भी जांच की। अभी पुलिस क्या कर रही है? अभी पुलिस जंगल में भी सबूत तलाश रही है, क्योंकि अब तक रिमांड पर था, अब वो जेल में है। अभी काम था एविडेंस, सबूत इकट्ठा करने का। अब वो जेल गया, अब तैयारी होगी, या तो आगे की रिमांड लेगी, नार्को टेस्ट होगा, फिर चार्जशीट तैयार करनी। जंगल में ढूंढ रही है, अगली तस्वीर दिखाइए। तालाब में भी ढूंढ रही है कि शायद सिर तालाब में है, इसलिए तालाब की तलाश हो रही है, तालाब में ढूंढ हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। घर में कुछ मिल जाए कि हत्या घर में की गई है, इसके लिए सबूत तलाशे गए हैं। सिर्फ घर में नहीं, अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, समंदर में फोन नहीं मिला, मोबाइल समंदर में मिल जाए, इसके लिए भी दिल्ली पुलिस महाराष्ट्र में है, भयंदर की खाड़ी में मोबाइल तलाश रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। और पॉलीग्राफ भी करा लिया गया कि शायद सच निकल आए। लेकिन एक सवाल है, जो बात मैंने आपको शुरू में कही कि आखिर आरुषि जैसा हाल तो इस केस का नहीं होगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं दोनों केस आपके सामने लेकर आया हूं, आरुषि भी और श्रद्धा भी। ये दो केस आपके सामने हैं, ध्यान से देखिएगा। आरुषि में क्या हुआ? डेड बॉडी जो थी आरुषि की घर पर मिली थी, श्रद्धा की डेड बॉडी अब तक नहीं मिली। उसके बाद भी आरुषि केस में दोष साबित नहीं हो पाया। आरुषि केस में हत्या के वक्त माता पिता घर में थे, श्रद्धा केस में बॉडी की अभी जंगल में तलाश हो रही है। आरुषि में शव की शिनाख्त हुई और अभी शव के टुकड़ों की भी पहचान नहीं हुई। आरुषि में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या साबित हो गई थी, यहां अभी मौत भी साबित नहीं हुई। आरुषि मामले में नौकरों से पूछताछ हुई, वो सब जेल भी गए एक साथ, लेकिन यहां अभी आफ्ताब से पूछताछ चल रही। यूपी पुलिस के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की थी आरुषि मामले में, और श्रद्धा में दिल्ली पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीबीआई जांच की मांग पिता कर रहे हैं श्रद्धा की। आरुषि में हत्या में गोल्फ स्टिक का इस्तेमाल हुआ, यहां आरी और चाकू से हत्या का शक है 35 टुकड़ों का। आरुषि में गोल्फ स्टिक बरामद हो गई थी, तब भी दोष किसी पर साबित नहीं हो पाया, यहां अभी आरी बरामद भी नहीं हुई। आरुषि में माता पिता और नौकरों का पॉलीग्राफ हुआ था, यहां आफ्ताब की पॉलीग्राफी हुई है। माता पिता का नार्को टेस्ट भी हुआ था, यहां आफ्ताब का नार्को अभी होना है। 2013 में तलवार दंपत्ति को उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई थी, अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है श्रद्धा के मामले में। 2017 में 13 में सजा सुनाई थी निचली अदालत में, 17 में सबूतों के अभाव में मां बाप को बरी कर दिया गया, यहां अभी पर्याप्त सबूत मिले ही नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जब कोर्ट ने आरुषि के मां बाप को बरी किया तो क्या और किस बिना पर? ध्यान से पढ़िएगा। सीबीआई ने दावा किया कि गुस्से में आरुषि और हेमराज की हत्या कर दी गई, गुस्से में मार दिया गया। यहां भी कहा गया कि श्रद्धा को गुस्से में मारा। आरुषि के कमरे में ही हेमराज की भी हत्या का दावा किया गया। अब हुआ क्या? इसके पक्ष में तलवार के खिलाफ सबूत नहीं मिल पाया। आरुषि के कमरे में हेमराज के खून के निशान नहीं मिले। अगर आरुषि को मारा गया और हेमराज को भी वही मारा गया तो हेमराज के खून के निशान भी उसी कमरे में होने चाहिए थे, जो नहीं मिले। हेमराज की हत्या छत पर हुई थी, खून के निशान भी छत पर मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरुषि के कमरे में हेमराज का खून नहीं मिला, बल्कि कहानी सीबीआई की यह कहती है कि आरुषि की जहां हत्या हुई वहीं हेमराज की हत्या हुई, तो आखिर खून के निशान क्यों नहीं मिले? कोर्ट ने यह पूछा। सीबीआई ने कहा था हेमराज के सिर के जिस हिस्से में चोट लगी थी, दरअसल वहां से फौरन खून नहीं निकल सकता, और हेमराज के बाल जो थे वो बहुत घने थे, जिसकी वजह से खून बाहर नहीं आया। इस पर जज ने सीबीआई को घटना का डेमो दिखाने को कहा कि आप करके दिखाइए कैसे हुआ। तो डेमो देखने के बाद वहां जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता।
गहरी चोट लगे तो घने बाल होने के बावजूद भी स्पॉट पर खून गिरेगा ही गिरेगा। आरुषि के तकिए, बेडशीट, गद्दे की जांच में हेमराज का खून नहीं मिला। तलवार के फ्लैट का दरवाजा किस तरफ से बंद था, इस सवाल का भी कोई सही जवाब नहीं दे पाया। नौकरानी ने कई बार अपना बयान बदल दिया। नौकरानी से जब सवाल पूछा गया कि बताइए, तो नौकरानी ने कहा मुझे समझाया गया, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे कि आखिर इसको किसने समझाया। तो कातिल अंदर था या बाहर से आया, यही तय नहीं हो पाया। बड़ी बात यह है, कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। तो आरुषि को किसने मारा, आज तक यह सवाल बना हुआ है, किसने मारा। आरुषि का मर्डर हुआ, घर पर ही मर्डर हुआ, मां बाप घर पर थे, तब भी दोषी नहीं मिला। आरुषि को किसने मारा, कोई नहीं मिला। आरुषि की बॉडी घर पर थी, तब भी हत्यारा नहीं मिला। यहां श्रद्धा को घर पर मारा गया, श्रद्धा के हत्या के बारे में घर पर कोई सबूत अब तक नहीं मिला। आरुषि की बॉडी मिली थी, श्रद्धा के खून का कतरा मिला है, कैसे साबित होगा। हमारे साथ वकील जुड़ रहे हैं, आइए सीधे उनसे सवाल करते हैं हमारे साथ। उससे पहले आपको दिखाता हूं कि आरुषि के पिता का भी नार्को हुआ था। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार का नार्को हुआ था, जैसे नार्को आफ्ताब का होने जा रहा। अगली तस्वीर दिखाइए। उनके जो नौकर थे, जो कंपाउंडर थे कृष्णा, उसका भी नार्को किया गया था। ये कृष्णा की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन सब का नार्को हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आरुषि का मर्डर करने वाला आज तक पकड़ा नहीं गया। तो श्रद्धा के कातिल कैसे पकड़े जाएंगे। हमारे साथ सीधे वकील जुड़ रहे हैं, एडवोकेट शशांक बाजपेयी। शशांक साहब, जरा बताइए कि आरुषि का शव मिला है घर पर और कातिल नहीं पकड़ा गया। श्रद्धा का तो आज तक खून का कतरा भी घर से मिला है या नहीं मिला, यह भी साबित नहीं हुआ। ये दोनों केस एक जैसे तो नहीं लग रहे हैं आपको। जैसा कि आपने सवाल किया है कि आरुषि का मामला और श्रद्धा का मामला दोनों बहुत अलग अलग मामले हैं। जहां श्रद्धा के मामले की बात हो रही है, यहां आरोपी पकड़ा जा चुका है। आरुषि के मामले में आरोपी नहीं पकड़ा गया था। आरोपी को ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता था कि आरोपी कौन है, वो मर्डर किसने किया है, वो मर्डर कैसे किया गया है। सब कुछ एक हवा में पूरी बातें हो रही थी। उसके पापा मम्मी के ऊपर शक किया गया, शक करने के बाद उनको छोड़ा गया, वो एक डिफरेंट है। पर यहाँ पे एक इकबालिया बयान है उसका कि मैंने मर्डर किया है। दूसरा इकबालिया उसकी प्रक्रिया है, जो सर्वलाइंस है, सर्वलाइंस में उसको बार बार पता लग रहा है कि इस आदमी ने मर्डर किया है। जो एविडेंस मिल रहे हैं उसमें बार बार ये सबूत सामने आ रहे हैं कि हाँ, इसी ने मर्डर किया है। अब इस बात की जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है उसको और मजबूत करना है, एविडेंसेस को और मजबूत करना है, प्रक्रिया को जो हम एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया से हट के एक प्रोसिक्यूशन की जो कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया में ट्रायल के सिस्टम को और एक्सपेडाइट करके इसको जो मैक्सिमम एविडेंस है उनको कलेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एडवोकेट शशांक। ये मानते हैं कि दोनों मामले अलग हैं और इस मामले में आफ्ताब को सजा होगी। पूरा देश यही चाहता है कि पुलिस को सबूत मिले और आफ्ताब को सजा हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, जैन की मौज आपको ले डूबेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीरें दिखाइए जरा। जैन साहब की तस्वीर देख रहे हैं, 10 कर्मचारी लगे, कोई दरी बिछा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई गद्दा बिछा रहा है, कोई तकिया लगा रहा है और कोई झाड़ू लगा रहा है। ये देखिए, तकिया सही कर रहे हैं। ये जैन साहब के जेल की तस्वीर है। सोचिए जरा, आपको लग रहा होगा किसी होटल में 8-10 कर्मचारी लगाए गए हैं और मंत्री जी अभी आकर पधारेंगे, उससे पहले सफाई कर ली जाए। ये जैन साहब की मौज हो रही है जेल में। क्या ये मौज मस्ती की जो तस्वीरें, ये गुजरात और एमसीडी चुनाव हरवा देंगी केजरीवाल को। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट हाजिरी लगाने आए, अटेंडेंस जेल मंत्री के सामने। जेल मंत्री है तो उनकी मजबूरी है, सत्येंद्र जैन के आगे हाजिरी लगाएंगे आकर। ये चल रहा है जेल के अंदर। क्या ये तस्वीरें केजरीवाल को चुनाव में ले डूबेंगी? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये मंत्री जी की मौज चल रही है, खा रहे हैं, खीरा भी खा रहे हैं और टमाटर भी खा रहे हैं। ये देखिए, सलाद की पूरी ट्रे रखी है, 10 टमाटर एक साथ काट के ले आए गए हैं। इधर संतरा भी खा रहे हैं, 8-10 संतरे खा गए नेताजी। ये मौज चल रही है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अब ये देख रहे हैं, मसाज भी हो रही, इसको पहले फिजियोथेरेपी कहा जा रहा था। पैर भी दबवा रहे हैं नेताजी, और वो भी रेपिस्ट से, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रही। देखिए, चंपी भी चल रही है, इधर सारे काम हो रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं,
अब अगली तस्वीर दिखाइए। तो सवाल यह है, अब देखिए बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है, अरविंद केजरीवाल होटल विद रूम सर्विस। बीजेपी अब खिंचाई कर रही है। तो सवाल यही है, एमसीडी चुनाव होने 4 को, उससे पहले 1 को गुजरात चुनाव है। क्या ये तस्वीरें केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार की छवि है उस पर वाइट धो चुकी उसे पूरी तरह से, और अब ये चुनाव में शिकस्त दिलवाएगी केजरीवाल को? रिपोर्ट देखिए जरा। जैन की मौज केजरीवाल पर भारी, जेल में मसाज, चुनाव में केजरीवाल की हार। इन तस्वीरों में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन मौज करते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसी 1 नहीं 2 नहीं 4 सत्येंद्र जैन के वीडियो सामने आए हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और गुजरात में केजरीवाल लाव लश्कर के साथ मैदान में उतरे हैं। मौका चुनाव का है, ऐसे में बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन के बहाने केजरीवाल पर पलटवार कर रही है। तिहाड़ जेल में मसाज सेंटर खोल दिया और शिक्षा का इतना विकास किया कि रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, सत्येंद्र जैन की मौज और मसाज वाले वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और केजरीवाल की ईमानदार छवि ध्वस्त हो रही है। आम आदमी पार्टी जिस धारदार तरीके से गुजरात और एमसीडी चुनाव में दम लगा रही है, उसे जैन की जेल सीरीज केजरीवाल के पैनेपन को कमजोर कर रही है। मतलब साफ है कि कहीं जेल में जैन का मसाज पार्लर कांड केजरीवाल को चुनाव जीतने के कदम से दूर न कर दे। अब देखिए जरा, केजरीवाल के लाट साहब मंत्री जी कर क्या रहे हैं जेल के अंदर, उनके कारनामे क्या क्या हैं, पूरा देश देख रहा है और दुनिया में भी देखा जा रहा है कि मंत्री जी क्या कर रहे हैं। वीडियो में जैन के बेड सजाते दिख रहे हैं लोग, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नई चादर है, नया तकिया है, पूरा इंतजाम किया गया है इसका। जैन के बैरक की सफाई का भी वीडियो सामने आया है पिछले दिनों। खबर के मुताबिक 10 लोग उनकी सेवा में 24/7 लगे हुए हैं। इनके 8 कर्मचारी और 2 सुपरवाइजर इनमें शामिल हैं। इन सबको सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी सुविधा देनी है। इससे पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं जो मैंने आपको दिखाए शुरू में, जिनमें वो रेस्टोरेंट का खाना खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। फल और सलाद का खास इंतजाम किया गया उनके लिए। जेल में मिनरल वाटर की भी सुविधा दी गई है। जैन के बैरक में टीवी का भी इंतजाम कर दिया गया है। जैन मसाज कराते भी नजर आ चुके हैं और जैन जो है जेल में रेपिस्ट से भी मसाज करा रहे हैं, वो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। जेल अफसर से भी मीटिंग का वीडियो सामने आया है। ये सारे जो वीडियो हैं जिसमें जेल अधीक्षक के साथ जैन मीटिंग कर रहे थे, ये सारे जो वीडियो हैं ये बता रहे हैं कि जैन के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेपी नड्डा और संबित पात्रा। ये विषय मोरालिटी का है। यह विषय हमारे दिल के अंदर उठ रहे कई सवालों का है कि एक मुख्यमंत्री लाइट, कैमरा और एक्शन होने के बाद इस कदर झूठ कह सकता है कि यह फिजियोथेरेपिस्ट है, जबकि वो एक रेपिस्ट था। A rapist has been turned into a physiotherapist so blatantly, and yet we see the Mukhyamantri, the Chief Minister, smiling at others. इतनी हिम्मत उसके बाद भी कि वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के लिए अंदर है कि नहीं है? 6 बार बेल मांगी कि नहीं मांगी? बेल नहीं मिली। ये बताता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ जुड़ गई। तिहाड़ जेल में मसाज सेंटर खोल दिया और शिक्षा का इतना विकास किया कि रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया। ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? तो क्या ये जो मसाज है जैन साहब की केजरीवाल को एमसीडी चुनाव हरवा देगी? पहले आइए अब आपको 2017 में जो एमसीडी चुनाव हुए थे उसके नतीजे दिखाता हूं मैं आपको। क्या रिजल्ट था 2017 एमसीडी का? देखिए जरा, निगम चुनाव जिसमें केजरीवाल की इस वक्त किस्मत भी दांव पर है और यह भी दांव पर है कि पार्टी कैसा करने वाली। 272 सीटें एमसीडी में, 181 मिली थी बीजेपी को।
आम आदमी पार्टी को मिली थी सिर्फ 48 और कांग्रेस को मिली थी 30। ये एमसीडी का रिजल्ट है और अन्य को 11। क्या अब जो केजरीवाल के नेता हैं सत्येंद्र जैन मसाज करवा रहे हैं, दिल्ली वाले क्या सोचते हैं? क्या ये मसाज पार्लर जो है ये केजरीवाल को चुनाव जीतने नहीं देगा? सुनिए जरा दिल्ली के लोगों। हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? जब तक थे तब तक मानते थे। अच्छा, अब ये गड़बड़ करने लगे। ईमानदार पार्टी नहीं, बिल्कुल चोर पार्टी। जितने वादे करे थे कोई वादे पे खरी नहीं उतरी है। अच्छा, और मंत्री 10-10 लोगों की सेवा करा रहे हैं, तो यही तो है उनका। लोग दिखाते कुछ है, होता कुछ है उनके बीच तो में। कह रहे हैं बदनाम कर रहे हैं हमें। बदनाम कर रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, हम तो दिखाने नहीं जा रहे हैं। वायरल तो खुद ही हो रही है ना। जब चोर है जब ही तो दिख रहा है ना। बोलते हैं कि हम ईमानदार है। ईमानदार होते तो पहले कह रहे थे सिक्योरिटी नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। दुनिया भर के काम बोल रहे थे, राजा की जिंदगी जी रहे हैं वो। मुकाबला किसके पीछे है? मुकाबला किसके पीछे? बीजेपी की और MIM का। आम आदमी पार्टी कोई माहौल नहीं है। कोई माहौल नहीं है। कोई माहौल। क्यों? बस है ही नहीं, उन्होंने कुछ काम अच्छे नहीं करे। तो कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, हमारे जो ऐसे ईमानदार किसी को कहने से या किसी को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एमसीडी में आपने देख लिया कि दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं इलेक्शन को लेकर कि मसाज का क्या असर पड़ेगा। तो अकेले चुनाव एमसीडी का नहीं है, चुनाव दिल्ली के अलावा गुजरात का भी है जिसमें केजरीवाल व्यस्त हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप। गुजरात चुनाव में केजरीवाल जमकर कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीत ही लेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सारे बड़े लीडर्स गुजरात में है, कैंपेन कर रहे हैं। जेपी नड्डा भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई जो गुजरात की है, ये लड़ाई बड़ी है। मसाज के जो आरोप लग रहे हैं केजरीवाल एंड पार्टी पर, ये कैसे गुजरात चुनाव पर असर डालेगा ये तो आपको बताऊंगा। लेकिन दोनों में जो वार पलटवार हो रहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी वीडियो बनाने की कंपनी बन गई है, ये केजरीवाल एंड पार्टी कह रही। बीजेपी कह रही वीडियो में केजरीवाल सरकार का सच कैद है जो सामने आ गया। केजरीवाल का कहना है एमसीडी चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। बीजेपी कह रही है दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी का इंतजार कर रही है। सत्येंद्र जैन जेल मैनुअल का पालन कर रहे हैं, ये केजरीवाल एंड पार्टी का कहना है। आपने तस्वीरें देखी, क्या वो जेल मैनुअल का पालन था? बीजेपी कह रही है जेल मैनुअल का सरासर उल्लंघन हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं। केजरीवाल का कहना है सत्येंद्र जैन दरअसल बीमार हैं, बीजेपी इसे मुद्दा बना रही। बीजेपी का कहना है जेल में केजरीवाल के मंत्री बीमार नहीं, ऐश कर रहे हैं, ऐश काट रहे हैं। केजरीवाल का कहना है जेल में उनका मसाज नहीं हुआ, दरअसल जैन की थेरेपी हुई है, सर पर भी थेरेपी हो रही थी। चंपी की तस्वीर आपने देखी। बीजेपी का कहना है आम आदमी पार्टी जनता को बरगला रही है, सब कुछ कैमरे में कैद है। केजरीवाल का कहना है सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का कहना है आपके भारत रत्न ने जेल को मजाक बना दिया है। जैन बेगुनाह है, इस्तीफे का सवाल नहीं उठता, अब तक इस्तीफा नहीं लिया गया। सोचिए जेल मंत्री हैं, अभी भी जेल में और इस्तीफा नहीं लिया गया। बीजेपी का कहना है केजरीवाल के सारे राज जानते हैं, जैन इसलिए मौज कर रहे हैं, यही बड़ी वजह है। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। अरविंद केजरीवाल को भी सुनिए जो गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात में कैंपेन कर रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। मैं आज गुजरात के सारे कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं।
प्रधानमंत्री को आपने सुन लिया। आइए अब आपको बताता हूं 2017 के नतीजे क्या थे गुजरात में। क्या ये मौज मस्ती जो है, मसाज की तस्वीरें, ये तस्वीरें केजरीवाल को गुजरात में पिछाड़ देंगी, जीतने नहीं देंगी? 2017 की तस्वीर देखिए। 2017 में 77 सीट कांग्रेस को मिली थी और 99 सीट मिली थी बीजेपी को। इसके अलावा मूव कीजिए इसे मूव कीजिए प्लीज। और अगला आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 0 मिली थी। वोट परसेंटेज देखिए जरा, 0.1% वोट मिले थे। अन्य को 6.50% वोट मिले थे। ये 2017 के नतीजे थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, गुजरात लिए चलता हूं, गुजरात के लोग क्या कह रहे हैं। ये जो जैन की मसाज की तस्वीरें, मौज मस्ती की तस्वीरें हैं, ये केजरीवाल की लुटिया डुबो देगी गुजरात में। सुनिए जरा। नहीं, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि उसकी सरकार वहाँ पे ही सब जेल में खाना दे रही है, सब सुविधा दे रही है, मालिश करवा रही है। तो यहाँ पे तो कोई पहचानता ही नहीं आम आदमी पार्टी को। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा उसको गुजरात में से। तो गुजरात की जनता भरोसा नहीं करती? नहीं करती, वो खाली बीजेपी पे भरोसा ही करती है। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने क्या दिल्ली में मतलब कहते हैं ना कि राजनीति हुई दिल्ली में, जब वो लोग सत्ता में आए तो कहीं ना कहीं लगता था कि लोगों की कुछ अच्छा करेंगे। पर इनकी जो एक्टिविटीज़ बाद में आई हैं उससे लगता है कि मुश्किल जाएगा, क्योंकि एक कहीं ना कहीं आदमी की दिमाग, क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए गुजरात में भी आदमी अगर वोट दे रहा है ना तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं मोदी जी होते हैं। आम आदमी पार्टी जो कर रही है वही ठीक है, लेकिन कुछ विरोध भी होना चाहिए। तो वो अपने तरीके से सही बात है। भाजपा को कुछ ऐसा भी ज़रूरत है कि आम आदमी पार्टी जैसा लोग ये सामने चैलेंज भी दे, लेकिन ये भी ज़रूरी है। लेकिन गुजरात में भाजपा का जो काम है और जो डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, पिछला 22 साल से जो काम किया है, इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि भाजपा बीजेपी पार्टी ही आएगी। बिल्कुल पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ज़्यादा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लोगों का भरोसा कम होगा? कम होगा ना मैडम, क्योंकि ऐसा जो करते हैं नेता भी ऐसा करते हैं तो फर्क तो पड़ेगा ना, पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो जैन की मौज गुजरात भी ले डूबेगी और एमसीडी भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, नीतीश को चुभे यूपी में बाबा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ चुके हैं। नीतीश मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी डिप्टी सीएम है, लेकिन नीतीश को योगी आदित्यनाथ बहुत चुभते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये योगी आदित्यनाथ और ये अनामिका है। अनामिका ने योगी आदित्यनाथ के 2022 चुनाव के दौरान यूपी में बाबा गाना गाया था। आपको याद होगा, एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। एक गाना था यूपी में काबा, उसकी काट थी यूपी में बाबा, जो अनामिका ने गाया था। लेकिन नीतीश को यूपी में बाबा सबसे ज्यादा चुभा है। सुनिए जरा। एते नैया कछु दिखाबा काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है। यूपी में बाबा के बाद बाबा योगी आदित्यनाथ की 2022 में वापसी हुई और जोरदार, जबरदस्त, धुआंधार वापसी ने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया। अनामिका ने इस गीत के जरिए यूपी के विकास को जनता के सामने रखा था। तब यह गीत पूरे देश में सुर्खियां बना था। एते नैया कछु दिखाबा काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है। लेकिन अनामिका का यह अंदाज नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया। यही वजह है कि नीतीश सरकार ने पहले तो अनामिका को कविता के लिए न्योता दिया, फिर बाद में उन्हें पढ़ने से ही रोक दिया, जिसके बाद बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी भूचाल खड़ा हो गया। अनामिका ने खुद इसका खुलासा किया। खुद की खातिर जीते थे हम, देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। यदि मेरी इस कलम से, इस बात से आपको डर लगता है और आप मुझे किसी सांचे में ढाल देते हैं, तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती, मेरी कलम की गलती नहीं है। आखिर योगी से नीतीश को इतनी परेशानी क्यों कि यूपी में बाबा गाने वाली अनामिका को बिहार में गाने नहीं दिया? देशभक्त कवित्री अनामिका जैन अंबर की देशभक्ति की कविताओं ने लोगों का दिल जीता है। यही वजह है कि उनकी कविताएं सुनने भारी भीड़ उमड़ती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। लेकिन ताजा घटनाक्रम से वो आहत हैं और परेशान भी। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए,
जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा, बगावत हो तो हो जाए। तो अनामिका को आप सुन रहे थे। अनामिका ने ही यूपी में बाबा गाया था, लेकिन नीतीश को क्यों चुभा है, क्या हुआ, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, हुआ ये था कि दरअसल ये आप देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अनामिका, और ये नीतीश सरकार पर अनामिका ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि राज्य सरकार ने हमें कविता नहीं पढ़ने दी। कविता पढ़ने गए थे नीतीश के राज में, तो नीतीश कुमार ने रोक लिया। उन्होंने कहा मैं सच बोलती हूं, इस वजह से ही मुझे रोका गया है। जो गीत वायरल हुए उनकी वजह से मुझे गाना नहीं गाने दिया गया, जबकि मुझे कविता पाठ के लिए बाकायदा इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था। मुझे सोनपुर मेले में कविता के लिए न्योता दिया गया कि आइए गाइए। सोनपुर प्रशासन ने मुझे अक्टूबर में ही न्योता दे दिया था, ये नवंबर है। उनके निमंत्रण पर कविता के लिए वो बिहार भी पहुंच गई अनामिका। मैं पटना पहुंची तो सोनपुर में गान आने नहीं दिया गया मुझे, और कहा गया कि राज्य सरकार का आदेश है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। मुझे रोका और उल्टे पांव मुझे नहीं पहुंचने के लिए दोष भी दे दिया गया। कहा गया आप पहुंची नहीं इसलिए नहीं गाने दिया गया, और भेजा ही नहीं गया, रोक लिया गया। जिसके बाद कवियों ने कवि सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं इस पूरे मामले पर अनामिका आप क्या कह रही उन्हें सुनिए। पिछले 1 महीने से जब इस कार्यक्रम की भूमिका रखी गई होगी, तभी मेरे पास आमंत्रण आया कि आपको सोनपुर मेले में, ऐतिहासिक मेला जो होता है, ऐतिहासिक मेले के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया जाता है। मैंने उसकी सहर्ष स्वीकृति दी, और जब मैं वहां पहुंची 25 तारीख को सुबह, जब मैं पटना पहुंची हूँ कार्यक्रम से लगभग 10 घंटे पहले, तो मुझे पटना में ही रोक लिया गया और ये कहा गया कि आपको सोनपुर नहीं जाना है और हम शाम को बता देंगे यदि आपको आना है। तो थोड़ी देर बाद बताते हैं कि आपको सोनपुर में आपको नहीं जाना है, आपको काव्य पाठ ही नहीं करना है। और जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि अनामिका जी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है और हम किसी भी तरह से आपको काव्य पाठ नहीं करा सकते हैं, आपको नहीं करना है। हमारे साथी कवियों ने एक रास्ता भी निकालने का, जी बिल्कुल मेरी बात उनसे हुई है, उन्होंने कहा है, पहले मेरा स्वागत भी किया गया और उसके बाद मुझे ये भी कहा कि आपका हम काव्य पाठ नहीं करा पाएंगे, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर। तो प्रेशर का भी जानने की हमने कोशिश की ऐसा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा मंत्रालय से हमारे ऊपर प्रेशर है और हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है कि हम आपका काव्य पाठ नहीं करा पाएंगे। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर नीतीश कुमार को यूपी में बाबा क्यों नहीं अच्छा लग रहा। उसके पीछे भी एक वजह और बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि यूपी में बाबा अनामिका ने गाया और यूपी में बाबा की वापसी हो गई। और वापसी भी कैसे हुई ये आपको बताने जा रहा हूं। वापसी ऐसी हुई कि बीजेपी को 273 सीटें मिली, 273 सीट्स। समाजवादी पार्टी को 125 सीट मिली, बीएसपी को मिली 1 सीट और कांग्रेस को मिली 2 सीट। नीतीश कुमार की पार्टी भी चुनाव में लड़ी थी लेकिन कहीं नजर नहीं आई। 17 से 20 सीटों पर चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार। यह वजह थी कि बाबा इतनी बड़े बहुमत से जीते जो अच्छा नहीं लगा नीतीश कुमार को। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं इस पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने यह जो एक परंपरा शुरू की है यह अच्छी नजीर नहीं है। सुनिए जरा। तो मुझे ऐसे लगता है कि सच की कविताएं करती हूँ तो हो सकता है इसमें भी कोई ऐसा सच हो जिसके कारण ऐसा लगा हो। बाकी मैंने कोई घोषणा नहीं की थी कि मैं जाकर के किसी को लक्ष्यबद्ध कर रही हूँ और अपनी कविता जाकर के इस तरह से सुनाने वाली हूँ, या हो सकता है पुरानी कुछ मेरी कविताओं से कोई परेशानी हो, तो कारण तो वही बहुत अच्छे से बता सकते हैं। बस ये मुझे ये पता है कि दिनकर की धरती पर एक कलाकार का अपमान हुआ, उसे मंच पर चढ़ने से, उसे मंच पर जाने से, अपनी कविता प्रस्तुत करने से रोका गया। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर नीतीश कुमार को बेशक योगी आदित्यनाथ अच्छे ना लग रहे हो, लेकिन दोनों के राज्य का हाल क्या है, दोनों के राज्य की स्थिति क्या है, यह आपको बताता हूं। नीतीश कुमार कम से कम योगी के काम से तुलना कर लें। यूपी में बाबा से इस कदर नफरत की, जिसने गाया उसको गाने नहीं दे रहे। ये आपके सामने योगी सरकार की जो छवि है वो अब तक बेदाग है। नीतीश सरकार में दागी मंत्री हैं, खुद ही छुट्टी की है।
योगी एक निर्णायक सीएम है, जिस तरह के निर्णय लेते हैं। नीतीश पर तेजस्वी का दबाव है। योगी यूपी में तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार कुर्सी बचाने में लगे हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ। योगी यूपी में अपराधियों की खैर नहीं। योगी का जो एक्शन है वो बोल रहा है बिहार में पिछले दिनों अपराध बढ़ गए। योगी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे है। नीतीश कुमार पीएम बनने की सियासत भी कर रहे हैं, उनका फोकस दिल्ली पर है। यूपी में साक्षरता की दर 68% है, जबकि जनसंख्या भी कहीं ज्यादा है। बिहार में साक्षरता की दर 62% है। यूपी का जो जीडीपी है 15 लाख करोड़ से ज्यादा का है। बिहार का जीडीपी 6 लाख करोड़ के करीब है। यूपी में प्रति व्यक्ति आय 48,000 रुपए से ज्यादा है और बिहार में प्रति व्यक्ति आय 34,000 रुपए है। ये दोनों राज्यों की स्थिति है। अब जरा सियासतदानों को सुनिए। राष्ट्रीय कवि का अपमान हो रहा है क्योंकि उन्होंने मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए अच्छी कविता पढ़ दी थी। क्या कवि सम्मेलन को भी पार्टी के चश्मे से देखा जाएगा? क्या इस तरह का व्यवहार करके बिहार का इसमें कहीं से सम्मान होने वाला नहीं है? असहिष्णुता का राग गाने वालों, समय समय पर पुरस्कार वापसी का ढोंग रचाने वालों, आखिरकार अब अनामिका जैन अंबर को सोनपुर के मेले में कविता पाठ करने से रोका गया, तो इसका कारण क्या है? क्या ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही है कि कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का या भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार का प्रशंसक हो सकता है? अनामिका जैन अंबर को बिहार में कवि सम्मेलन में जाने से रोकना लोकतंत्र के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक काला दिन है। बिहार सरकार और नीतीश कुमार की सरकार यदि अच्छा काम नहीं कर पा रही है तो कोई भी व्यक्ति या निरपेक्ष व्यक्ति कैसे प्रशंसा कर सकता है? शर्म 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 करे बिहार सरकार, जिन्होंने अनामिका जैन अंबर को बिहार के धरती से अपमानित करके। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये पूरा बवाल किस पे हुआ है। बवाल के पीछे वजह है एक मेला। मेला बहुत खास है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मेला, इसका नाम है सोनपुर मेला, जो कि बिहार में लगता है। ये आप देख रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं इस मेले के बारे में। जो लोग बिहार में नहीं रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस मेले के बारे में जानते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है मेले की तस्वीर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है सोनपुर मेला, जहां बुलाया गया था कवियत्री अनामिका को। हर साल नवंबर और दिसंबर के महीने में मेला लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेले के नाम से भी जानते हैं सोनपुर मेले को। स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला भी बोलते हैं। पटना से सटे वैशाली में आयोजन किया जाता है इस मेले का। दुनिया भर से लोग यहां खरीदारी करने के लिए आते हैं। अच्छी नस्ल के घोड़ों की यहां खूब बिक्री होती है। एक जमाने में यह जंगी हाथियों का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था और मौर्य शासक मुगल सम्राट ने यहां ही खरीदारी की थी। वीर कुंवर सिंह ने यहां से हाथियों की खरीद की थी। दरअसल मेले में तमाम तरह के खेलों का आयोजन भी होता है। यह है इस मेले की खासियत। और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी मेले में किया जाता है, जिसके तहत अनामिका को बुलाया गया था। नौटंकी और नृत्य देखने वालों की भी भारी भीड़ उमड़ती है। तो ये वजह है नीतीश कुमार को मेले में आने वाली जो गायिका थी, कवित्री थी, वो चुभी, क्योंकि योगी से कनेक्शन था। आज की एक और खबर है, एक कॉल ने कैसे जिंदगी बदल दी। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बच्चों से बात कर रहे हैं। कहानी जानेंगे तो बहुत भावुक है, जज्बाती कहानी है, जो बताती है कि कैसे एक फोन कॉल ने जिंदगी बदल दी। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। पहले जरा सुनिए कि क्या बातचीत हो रही है, वो सुनिए जरा। मैं तुम्हारी वीडियो जो खजूर भाई है, खजूर भाई हाँ वीडियो जो ही त्यारे मैंने खबर पड़ी तब मैं घर तो बनेगी, टीवी आएगी, टीवी जो खबर मैं तुम्हारी वीडियो जो खजूर भाई है, खजूर भाई हाँ वीडियो जो ही त्यारे मैंने खबर पड़ी तब मैं घर तो बनेगी, टीवी आएगी, टीवी जो पे आ सकते। तो प्रधानमंत्री को आपने देखा, जो बच्चों से बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने वीडियो देखा। वो कौन सा वीडियो था?
यही वीडियो जिसने पूरी जिंदगी बदल दी इन बच्चों की। कैसे, किसने कॉल किया था, प्रधानमंत्री ने देखने के बाद क्या किया, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा, हुआ ये कि ये दो आदिवासी बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी मिले और एक का नाम अवी है और दूसरे का नाम है जय। अवी 9वीं में पढ़ता है और जय 6th क्लास में, 6ठी में पढ़ता है। बीमारी से हुआ क्या, बीमारी से 6 साल पहले माता पिता का निधन हो गया बीमारी की वजह से। बुरे वक्त में दोनों ने एक दूसरे की मदद की और प्रधानमंत्री मोदी ने इन बच्चों का वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद पीएम ने बच्चों को घर बना कर दिया और साथ ही साथ अभी कलेक्टर बनना चाहता है और दूसरा जो है जय इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है। प्रधानमंत्री इन दोनों की मदद कर रहे हैं, ऐसे दोनों की जिंदगी बदली है। अब सुनिए जरा बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के बाद। मोदी साहब से कैसा लगा मिलके उनके साथ? आनंद। कितना आनंद हुआ? खूब आनंद हुआ। हाँ। क्या क्या बातें हुई उनसे? उन्होंने क्या क्या पूछा था आपसे? घर की परिस्थिति बताई। तो प्रधानमंत्री ने दोनों बच्चों से बात की, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद एक रैली में इन दोनों बच्चों का जिक्र किया है। सुनिए जरा। કે બે આદિવાસી બાળકોને મળવું હતું, એકનું નામ અવી અને બીજાનું નામ જય, અહીંયા બેઠા હશે કદાચ। અવી 9મામાં ભણે છે અને જય 6ઠ્ઠામાં ભણે છે। આદિવાસી સંતાનો છે બધે, આપણે અહીંયા પડોશમાં જ છે। એ બે ભાઈ બહેનના, બંને ભાઈઓના માતા પિતા આજથી 6 વર્ષ પહેલા ગુજરી ગયેલા બીમારીના કારણે। આપ વિચાર કરો, 6 વર્ષથી આ બે ભાઈ, એ વખતે એની ઉંમર હશે 8 વર્ષ અને બીજાની ઉંમર હશે 2 વર્ષ। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जिनपिंग के खिलाफ गुस्सा जबरदस्त है चीन में। जिनपिंग तीसरी बार बेशक आ गए हैं, तस्वीर दिखाइए, जिनपिंग तीसरी बार बेशक आ गए हैं, लेकिन अब चीन में उनके लिए मुश्किल हो रही है। सड़कों पर लोग उतर आए, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए, जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप, ये जिनपिंग के खिलाफ विरोध है। अगली तस्वीर दिखाई, भारी भीड़ सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है, जिनपिंग का विरोध हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं, लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। बीच में जो ब्लॉक किया गया है, लोगों ने जो कर्फ्यू लगाया है, लॉकडाउन है, उस पर भी बवाल हो रहा है। आइए आपको बताते हैं पूरा हंगामा मचा क्यों है, लोग क्यों आकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे भी बड़ी वजह है, जिनपिंग की तानाशाही ही है। वजह यह है कि चीन में जिनपिंग की कुर्सी इस वक्त खतरे में है और जिनपिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बीजिंग में सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। कई जगह सेना और छात्र आमने सामने। लोग जिनपिंग की कोविड पॉलिसी से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने 0 कोविड पॉलिसी लागू कर दी है और इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और उन्हें वक्त पर मदद नहीं मिल पा रही, जिससे गुस्सा और बढ़ गया है। आपको बताऊं, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया है, फिर से चीन में लोग परेशान हो रहे हैं। पहले ही लंबे लॉकडाउन से जूझ रहे हैं। शिनजियांग में एक अपार्टमेंट में आग से लोगों का गुस्सा भड़क गया है क्योंकि दमकल गाड़ी देर से पहुंची, 10 लोगों की उसमें मौत हो गई। शंघाई में भी लोग जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोग डिक्टेटरशिप नहीं, डेमोक्रेसी चाहिए, इसके नारे लगा रहे हैं। कई जगह आजादी और मानवाधिकार की भी मांग सुनाई दी है। जिनपिंग के खिलाफ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कई जगह लिखा है नो टू लॉकडाउन, यस टू फूड। कई जगह लोग सुरक्षा कर्मियों से भी टकराते नजर आए हैं। तो यह स्थिति है, जब कोई तानाशाह सत्ता में बैठ जाता है तो लोगों को अपनी नीतियों पर मना नहीं पाता है। वही हो रहा है चीन में। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।